Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, यानी वो अपना पोषण कहाँ कहाँ से लेते हैं, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में कि ये क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एनिमल न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। फिर हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है और उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो ये क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन फ्रेंड्स क्या होता है, ये एक मेथड है। ये कैसा मेथड है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी जिस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसी मेथड को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो नॉर्मली इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खाते हैं, अपना सॉलिड फूड को वो टेक इन करते हैं, जैसे कि वो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट, यानी जो भी कोई खाना है, जो भी सॉलिड फूड है उसको टेक इन करते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को, यानी किस तरीके से उनकी बॉडी में डाइजेशन होता है इस फूड का, उस पूरे मेथड को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो एनिमल न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जिस तरीके से एक एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो न्यूट्रिशन लेता है, यानी जो प्रोसेस वो फॉलो करता है, उस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली 5 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ इज इजेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंजेशन का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेकर जाते हैं, यानी जिस तरीके से हम फूड को खाते हैं, आपने मुंह में डाला तो ये आपका एक तरीका हो गया, एक मेथड हो गया फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। दूसरा प्रोसेस आता है डाइजेशन, यानी जब आपने मुंह के अंदर खाने को रख लिया, यानी आपने फूड को टेक इन कर लिया, तो उसके बाद में क्या होगा, अब उस फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है या जो सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है, राइट। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, यानी जब आपने फूड को डाइजेस्ट कर लिया तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी आपके डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन्स। तो वो जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सर्कुलेशन सिस्टम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब ये सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, तो अभी के लिए हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पूरा फ्लो करता है, यानी पूरा एक साइकिल के अंदर चलता है, तो उसी एक मेथड को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। लेकिन सर्कुलेशन सिस्टम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये थोड़ा वाइड पार्ट है जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और किस सिस्टम से किए जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जब ये जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन का। तो फ्रेंड्स, एसिमिलेशन में क्या होता है कि इसमें जो एनिमल होता है या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी एब्जॉर्ब फूड है, यानी जो भी उनकी बॉडी ने
फूड को एब्जॉर्ब किया है उस फूड का इस्तेमाल, उस फूड मटेरियल का इस्तेमाल वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करते हैं और साथ में उससे उनको एनर्जी भी मिलती है, राइट। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि फूड ही वो अल्टीमेट सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स एसिमिलेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो भी हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उससे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उससे हमारी बॉडी अपनी ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है और उससे एनर्जी लेती है, राइट। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है इजेशन। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से फेसेस के थ्रू यानी कि वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो बॉडी से वेस्टेज का बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इजेशन कहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो प्रोसेस है एनिमल न्यूट्रिशन का, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो स्टेप्स हैं ये आपको इसी ऑर्डर में लिखने हैं, आप इसमें कोई भी स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, फूड को माउथ में लेके जाते हैं, फिर उसका डाइजेशन शुरू होता है, उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और उस एब्जॉर्ब फूड का वो इस्तेमाल कैसे करती है, बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए करती है और जो भी वेस्टेज होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। तो प्रोसेस क्या बना, स्टेप्स क्या बने, इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और फिर होता है इजेशन। तो आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है, या जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उन सब की बॉडी में यही सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक बेस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल्ड चीज आप जो पढ़ोगे वो 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे, 10th की बायो में, राइट। तो हम बड़ी क्लासेस में इसको और डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एम्यूबा होता है वो न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है। तो फ्रेंड्स एम्यूबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर एनिमल है। तो फ्रेंड्स यूनिसेल्युलर एनिमल का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेल्युलर मतलब सेल। तो ऐसा एनिमल जिसमें सिर्फ एक सेल हो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर, राइट। तो फ्रेंड्स ये इतना छोटा होता है कि इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है और ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ही खाता है जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है उस पानी के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं, तो वही फ्लोटेड मटेरियल जो होता है एम्यूबा का फूड होता है, राइट। और एम्यूबा के अंदर भी जो न्यूट्रिशन का मोड है या जो मेथड है वो होलोजोइक मेथड ही है, यानी कि जैसे एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन का मोड होता है वैसे ही एम्यूबा के अंदर भी होता है। तो इसके अंदर भी वही सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो एक एनिमल के अंदर होते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से थे, वो थे इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो फ्रेंड्स इंजेशन का मतलब क्या है, इंजेशन का मतलब होता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। तो एम्यूबा के अंदर भी सेम चीज रहेगी। तो जब एम्यूबा अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंजेस्ट करता है यानी अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है तो उसी प्रोसेस को इंजेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्यूडोपोडिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, राइट, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इसका पूरा मतलब क्या बन गया, फॉल्स फीट। तो एक्चुअली आपने अगर देखा होगा तो एम्यूबा की कोई भी एक शेप, कैसे भी शेप वो ले लेता है, यानी कि जैसा पानी होता है, जैसी जगह होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसकी ये जो पार्ट्स होते हैं यानी कि कहीं से भी अपने पार्ट्स को आगे करेगा और वहां से फूड को इनटेक कर लेगा। तो ये जो पार्ट्स होते हैं यानी कि वो यहाँ से भी अपने फूड को कैप्चर कर सकता है, यहाँ पे फूड अगर होगा तो यहाँ से उसको बढ़ाएगा अपने बॉडी पार्ट को, तो यहाँ से कैप्चर कर लेगा। तो ऐसे पार्ट को स्यूडोपोडिया कहा जाता है, यानी फॉल्स फीट, जो रियल में फीट नहीं है लेकिन उसका यूज वो इंजेक्शन के लिए करता है। तो ये जो पार्ट होता है जहां से फूड को इनटेक करता है एक एम्यूबा, उसी को स्यूडोपोडिया कहा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी किसी एम्यूबा के पास में कोई फूड पार्टिकल होता है यानी उसके पास में अगर कोई खाना है, लाइक ये एक खाना उसके आसपास है, तो एम्यूबा कैसे उसको इंजेस्ट करेगा, वो कहीं से भी, यानी अगर यहाँ पे फूड है तो अपने इस वाले पार्ट को वो आगे बढ़ाएगा और ये यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट कर देगा और फूड को इंजेस्ट कर लेगा। तो ये जो कैविटी है इस कैविटी को बोल देते हैं फूड वैक्यूल, राइट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल।
तो इस तरीके से उसने अपनी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक कर लिया, यानी कि इंजेस्ट कर लिया। अब जब इंजेशन हो गया है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो फूड वैक्यूल है, यानी कि यहाँ पे जो फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ, अब यहाँ से जितना भी फूड है वो फूड डाइजेस्ट होगा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, क्योंकि एम्यूबा के अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जो उस फूड वैक्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे और वहां से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट। अब उसकी बॉडी ने क्या किया, एम्यूबा की बॉडी ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है वहां से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट कर देना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। लेकिन एम्यूबा के अंदर तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती नहीं है, क्योंकि वो तो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होता है इसकी बॉडी में, तो फ्रेंड्स जो इसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है, और डाइजेस्टेड फूड कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है उसके साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स सपोज करिए ये एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे कुछ जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है हर एक सेल के अंदर। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 8 के अंदर, जिसमें हम जानेंगे कि साइटोप्लाज्म किस तरीके से वर्क करता है और एक सेल के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। लेकिन फिलहाल आपको देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। तो जितना भी ये जो खाली पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, जेली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इसी साइटोप्लाज्म में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड होता है उस एब्जॉर्ब फूड का इस्तेमाल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए करता है। तो सेम एमीबा भी करेगा। तो एमीबा भी क्या करेगा, जो भी उसने फूड को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, अब उस एब्जॉर्ब फूड से वो क्या लेगा, वो एनर्जी लेगा, और एनर्जी से ही उसकी जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होगा, राइट। उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होता है, वो होता है इजेशन। तो इजेशन के अंदर क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो भी अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू बचता है फूड का, उसको एम्यूबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इजेशन, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एम्यूबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से जाता है, यानी एक एम्यूबा जो है वो किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को लेकर जाता है। इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एम्यूबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें ये एम्यूबा है और एम्यूबा के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस क्या होता है इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आप फिलहाल के लिए जानिए कि यहाँ पे सेल के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो न्यूक्लियस होता है। तो सपोज करिए इसके पास में यहाँ पे एक क्या है, फूड पार्टिकल है। तो इस फूड पार्टिकल को एम्यूबा किस तरीके से कैप्चर करेगा, अपने स्यूडोपोडियाज के थ्रू, यानी कि वो क्या करेगा, अपने इन फॉल्स फीट को आगे बढ़ाएगा और इस फूड को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, यानी कि फॉल्स फीट। उसके बाद में वो एक कैविटी क्रिएट कर लेता है, इस तरीके की कैविटी क्रिएट करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर उस फूड वैक्यूल से कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है इस साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, एम्यूबा उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी लेता है और उसी की हेल्प से अपनी लाइफ जर्नी को कंटिन्यू करता है, यानी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस एम्यूबा के अंदर चलता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एम्यूबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो इंसान होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर भी सेम वही स्टेप्स होंगे जो एक एम्यूबा के अंदर होते हैं, राइट। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल के साथ जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको अगर हम टोटल कर दें तो वो पूरा सिस्टम जो बनता है उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी कि एक पूरी की पूरी ऐसे लाइनिंग होती है, एक पूरा
स्ट्रक्चर होता है माउथ से लेके एनस तक, राइट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये माउथ से लेके पूरा एनस तक का जो एक पूरा ट्रैक बन गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ आता है, इसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है, राइट। इसोफेगस मतलब फूड पाइप, और इसमें स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। और फिर दूसरी चीज आती है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, पेनक्रियाज आता है और लिवर आता है। तो इन दोनों का ही टोटल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनका टोटल ही क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। और आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस पार्ट की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर माउथ है, उसके बाद ये लिवर है, यानी कि ये वाला पार्ट लिवर है, यहाँ पे स्टमक है, ये गॉल ब्लैडर होता है, लिवर से ही अटैच होती है, एक सैक होती है, थैली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये पेनक्रियाज है। उसके बाद ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉइल्ड शेप पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये जो पार्ट है जहाँ से हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है, इसको हम बोलते हैं एनस, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस ग्लैंड की या किस ऑर्गन की लोकेशन कहाँ पर है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहले हम बात करेंगे माउथ की, क्योंकि सबसे पहले माउथ ही होता है जिसमें इंजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जिसमें हम खाना खाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? माउथ के अंदर टंग होती है, टीथ होते हैं और सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ से ही, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, कि जो डाइजेशन शुरू होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो माउथ के अंदर क्या चीज़ें हैं जो डाइजेशन को करने में हेल्प करती हैं? तो वो है टंग, टीथ और सेलिवरी ग्लैंड्स। तो इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फूड कहाँ से हम लोग इनटेक करते हैं? फूड को हम माउथ से इनटेक करते हैं, यानी अपने मुंह से लेते हैं। मुंह में खाना डालते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं इनटेक करना। इसके बाद डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं यानी च्यू करते हैं, तो हमारी माउथ के अंदर एक वाटरी लिक्विड आपको फील होता है। जैसे कि आपने खाना खाना शुरू किया तो आपके मुंह के अंदर कुछ लिक्विड सा महसूस होता है, तो वो हर टाइम रिलीज होता रहता है हमारे माउथ के अंदर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा का मतलब क्या होता है? लार, ठीक है। जो हमारे मुंह के अंदर एक लिक्विड बनता रहता है, सीक्रेट होता रहता है, उसको हम सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सेलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, यानी हमारे माउथ के अंदर कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। और वो सेलिवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? वो सलाइवा को रिलीज करने का काम करते हैं। अब सलाइवा का काम क्या है? क्यों हमारे मुंह के अंदर ये वाटरी लिक्विड हमेशा रिलीज होता रहता है? क्यों ये सीक्रेट होता है? तो फ्रेंड्स, सलाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सलाइवा की वजह से ही हमारा फूड का डाइजेशन ठीक से हो पाता है। यानी सलाइवा, जो हमारे मुंह के अंदर लार है, वही हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसके अंदर, यानी जो सलाइवा है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो क्या काम करता है? वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है? तो सबसे पहले तो हमें इस एंजाइम का नाम पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस एंजाइम का नाम होता है अमाइलेज, राइट। अमाइलेज, या फिर इसको पेटाइलिन भी कहा जाता है। तो अमाइलेज का काम क्या होता है? जो भी हम लोग स्टार्च लेते हैं, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। और ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लास 6 के साइंस में पढ़ा हुआ है कि स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो आप पहले उनको देख लें, उसके बाद ही आगे की क्लासेस को फॉलो करें, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम कौन सा? अमाइलेज। ये अमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है? स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ये स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। इसके अलावा सलाइवा का एक और काम होता है, ये हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, यानी कि हमारे फूड को थोड़ा गीला बना देता है, जिससे उसको इजीली हम स्वेलो कर पाते हैं, यानी उसको हम इजीली निगल पाते हैं। तो अगर हमारे मुंह के अंदर ही वाटरी लिक्विड नहीं बनेगा तो हमारे फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, राइट।
क्योंकि ये जो सलाइवा होता है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमाइलेज। और ये जो अमाइलेज होता है ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को सिंपलर शुगर में चेंज करने का काम करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो इस एंजाइम का नाम है और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये क्या काम करता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, राइट। तो इस तरीके से सलाइवा हमको हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं माउथ के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, जो कि टीथ है और दूसरा है टंग। तो पहले हम बात करेंगे टीथ के बारे में कि टीथ क्या होते हैं और किस तरीके से ये हमको हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, टीथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेम्परेरी टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, टेम्परेरी वर्ड से ही पता चल रहा है कि टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं। ये ऐसे टीथ होते हैं जो एक टाइम के बाद हमारे मुंह से निकल जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा टाइम हमारे साथ में नहीं रहते। लेकिन जो परमानेंट टीथ हैं वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहते हैं, यानी हमारे लिए वो लाइफ टाइम वर्क करते हैं। तो टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, यानी 20 होते हैं टोटल। और ये 6 to 8 ईयर की एज आते आते तक ये टूट कर गिर चुके होते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह के जो दांत होते हैं उनको टेम्परेरी टीथ ही कहा जाता है। कई बार उनको मिल्क टीथ भी कह देते हैं। बोलते ना नॉर्मल भाषा में दूध के दांत हैं बच्चों के, तो दूध के दांत मतलब उनके वो टेम्परेरी टीथ हैं, राइट। तो इसमें कौन कौन से होंगे पार्ट्स? इसमें इंसाइजर होंगे, केनाइंस होंगे, प्रीमोलर्स होंगे और मोलर्स। लेकिन इंसाइजर जो है वो 8 होते हैं। हमारा जो जॉ होता है ऊपर वाले जॉ में 4 होते हैं, नीचे वाले जॉ में 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8 इंसाइजर। केनाइन कितने होते हैं? केनाइन होते हैं 4। तो 4 कैसे? ऊपर वाले जॉ में 2, नीचे वाले जॉ में 2, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। बच्चों के पास प्री मोलर्स नहीं होते हैं, राइट, लेकिन उनके मुंह के अंदर मोलर्स होते हैं। ये टीथ के नाम है फ्रेंड्स, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर्स, मोलर्स। तो मोलर कितने होते हैं उनके मुंह के अंदर? 8 होते हैं। और ये कैसे होते हैं? 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। तो ये इस तरीके से टोटल 8 हो जाते हैं। तो आप इसको अगर टोटल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं टोटल? वो 20 होते हैं। लेकिन ये 6 to 8 ईयर्स की एज आते आते तक पूरे टूट चुके होते हैं। और फिर उसके बाद हमारे सेकेंड सेट ऑफ टीथ आते हैं और वो कौन से होते हैं? वो परमानेंट टीथ होते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं, राइट। 16 इन ईच जॉ, यानी कि ऊपर वाला जॉ जो आपका होता है उसमें 16 और नीचे वाला जॉ जो होता है उसमें 16 टीथ। तो टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल 32 टीथ हो गए, राइट। और ये हमारे साथ पूरी लाइफ रहते हैं। लेकिन ओल्ड एज आते आते टूट जाते हैं, या फिर कई बार कुछ डेंटल डिजीजेज हो जाती हैं, यानी बीमारियां हो जाती हैं दांतों की, तो उस टाइम पर भी कई बार ये टूट जाते हैं। तो इसमें इंसाइजर कितने होते हैं? इसमें इंसाइजर 8 होते हैं। और आप इसको हाफ कर लेंगे, 4 + 4, यानी कि 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। उसके बाद आते हैं केनाइंस। केनाइंस होते हैं टोटल 4। ये कितने होते हैं? 2 + 2, यानी कि 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। उसके बाद आते हैं प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स टोटल 8 होते हैं, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। उसके बाद मोलार्स आते हैं और मोलार्स जो है 12 होते हैं, यानी 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में, राइट। तो अब हम थोड़ा इसका डायग्राम देख लेते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये टीथ जो होते हैं ये दिखते कैसे हैं और इनका काम क्या होता है। इसको भी हम इस स्लाइड में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये जो स्टार्टिंग के 4 दांत हैं, यानी कि ये जो टीथ हैं, ये कौन से हैं? ये इंसाइजर हैं, राइट। इनका शेप कुछ ये रहता है। उसके बाद इसके साथ में, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाले दांत, साथ वाले दांत जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैनाइन, राइट। ये वाले जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद मोलार से पहले वाला जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं प्री मोलार। जैसे आप नाम से देख सकते हैं, प्री मतलब पहले, और किससे पहले? मोलार से पहले। तो मोलार जो दांत होते हैं, पीछे वाले जो आपके दांत रहते हैं, उनसे पहले वाले दांत जो है उनको प्री मोलार कहते हैं। और जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोलार, राइट। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर। टोटल कितने हो गए? 6 मोलार हो गए। तो 6 नीचे वाले जॉ में और 6 ऊपर वाले में, टोटल कितने हो गए? 12। तो अभी हमने ये सब चीज़ों को देखा था। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो इंसाइजर होते हैं ये 8 फ्रंट टीथ होते हैं, 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। और ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चीजल शेप्ड होते हैं। और ये कटिंग और बाइटिंग के काम आते हैं, यानी कि जो हम फूड को लेते हैं और बाइट लेते हैं ना उसमें से, जैसे आपने एप्पल लिया और
एप्पल को आप जब पहली बार बाइट लेते हो तो आप अपने इंसाइजर से बाइट करते हो उसको, ना कि मोलार, प्रीमोलार या कैनाइन की हेल्प से। तो ये किस चीज में काम आते हैं, ये कटिंग में काम आते हैं और बाइटिंग में काम आते हैं। उसके बाद आते हैं कैनाइन। तो फ्रेंड्स ये कैनाइन जो होते हैं ये इंसाइजर के साथ में होते हैं और दोनों जॉज में होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, राउंडिश होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड होते हैं इसीलिए इसका काम टीयरिंग में होता है, यानी अगर आपको कुछ चीज फाड़नी होती है, टीयर करना होता है, तो आप अपने कैनाइन का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं और इससे चीज इजीली है, कोई भी पैकेट वगैरह जो होता है इजीली वो टीयर हो जाता है, राइट। तो कैनाइन जो है वो फूड को टीयर करने के काम में आते हैं। तो आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, उनके कैनाइन बहुत शार्प होते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं प्रीमोलार। तो प्रीमोलार जो होते हैं ये 2 होते हैं हर एक जॉ में, और ये जो टीथ होते हैं इनका सरफेस फ्लैट होता है और ये स्मॉल ग्रूव्स में होते हैं, रिजेस होती हैं इनके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं ये। और ये क्या काम करते हैं, फूड को क्रश करने का काम करते हैं, उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो जब आप पूरा किसी खाने को आप मुंह में लेते हो, उसके बाद आप चबाते हो, क्रश करते हो, तो आप उसको प्रीमोलार की हेल्प से ही क्रश करते हो। फिर आता है मोलार्स। तो फ्रेंड्स मोलार्स जो होते हैं टोटल 12 होते हैं, 6 अपर जॉ में, 6 लोअर जॉ में, और 3 करके होते हैं, यानी कि इस तरफ 3 होते हैं और इस तरफ 3 होते हैं, राइट। तो ये फ्लैट सरफेस इनका होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट सरफेस है इनका, राइट। और ये बिल्कुल स्मॉल प्रोजेक्शंस में होते हैं और ये फूड को इफेक्टिवली ग्राइंड करते हैं, यानी कि प्री मोलार से अगर फूड पूरी तरीके से ग्राइंड नहीं हो पाता है तो उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्राइंड करने का काम किसका होता है, मोलार्स का होता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टीथ किस तरीके से वर्क करते हैं और कितने टाइप के टीथ होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, राइट। इसके बाद हम देखते हैं टंग के बारे में कि टंग किस तरीके से फंक्शन करती है। तो फ्रेंड्स टंग जो हमारे मुंह के अंदर होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जीभ, ये पूरा एक फ्लैशी मस्कुलर है, यानी एक मांस का पूरा एक टुकड़ा है, इसके अंदर बोन्स नहीं होती है, राइट। और ये कहाँ पे होता है, हमारे बकेल कैविटी से अटैच्ड होता है, यानी जो हमारी बकेल कैविटी अंदर वाली पार्ट होता है वहाँ पे पूरा अटैच्ड होता है। इसका काम क्या होता है, टेस्ट करने के लिए इसका काम होता है, पहली चीज, यानी ये एज अ टेस्ट बर्ड काम करता है। तो फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप देखना कभी इस चीज को आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना कि आपको इस तरफ, यानी जो अंदर वाला पार्ट होता है यहाँ पे आपको टेस्ट जो है वो बिटर आता है। अब बाकी कहीं पे रखेंगे आपको बिटर टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर चीज पहुंचेगी तो बिटर टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप टैबलेट्स लेते हो तो टैबलेट का जो कड़वापन होता है आपको यहाँ पे आके फील होगा, वो बाकी और कहीं पे फील नहीं होगा उसका कड़वापन, राइट। इसके अलावा जो खट्टापन होता है, यानी जो सारनेस होती है, वो कहाँ पे होती है फील, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको सारनेस फील होगी। आप कहीं पे भी रखिए, जैसे लेमन की ड्रॉप्स हैं, आप कहीं पे भी रखिए आपको फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर लेके आते हैं आपको बहुत ज्यादा सारनेस फील होती है। सॉल्टी कहाँ पे फील होता है, ये वाला पार्ट जितना भी है, ये वाला बर्ड जो है, यहाँ पे आपको सॉल्टनेस फील होती है, यानी कि जितना भी सॉल्ट होता है वो आपको इस पर्टिकुलर एरिया में महसूस होता है, और जो स्वीट टेस्ट होता है वो आपको इस जगह पर महसूस होता है, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे टंग के ऊपर, और इसीलिए हम कहते हैं कि टंग एक ऐसा ऑर्गन है जो टेस्ट को यूज करने के काम आता है, यानी हम टेस्ट पता करने के हमको ये काम आता है, राइट। इसके अलावा ये हमको बोलने में भी हेल्प करता है, यानी कि जो टंग है वो हमको स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा टंग किस तरीके से वर्क करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, एलिमेंट्री कैनाल के, जो है ईसोफेगस, या जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स फूड पाइप जो होता है इसका एक ही काम होता है, माउथ से खाने को स्टमक तक लेके जाना, ये एक मीडियम का काम कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है किसके बीच में, माउथ और स्टमक के बीच में, इसीलिए इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। इसकी लेंथ लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, राइट, यानी कि ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाना, यानी एज अ मीडियम ये ट्यूब जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा जो फूड है वो फूड पाइप से पुश होकर, जैसे ये होता है ना यहाँ पे फूड पाइप है, तो यहाँ से पुश होकर कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस इसके अंदर इतना याद रखना है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है ईसोफेगस, और इसका काम क्या होता है, माउथ से फूड को स्टमक तक लेके जाना। इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है, बस ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता, राइट। इसके बाद में आता है स्टमक, यानी कि जब आपका खाना फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंच गया,
तो अब उसके ऊपर एक्ट स्टार्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर डाइजेशन आगे कंटिन्यू होता है। तो फ्रेंड्स, स्टमक क्या है? स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है, एक बैग जैसी शेप है इसकी, और ये बहुत थिक है, राइट। और ये एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट है। आपको अब ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे कि वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि अब सारी की सारी कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होंगी और डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हों, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो स्टमक क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, राइट। इसके बाद जो फूड है, यानी कि जो फूड पाइप से स्टमक में फूड आया है, वो कहाँ पे जाके ओपन होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। कहने का मतलब ये है कि फूड पाइप से फूड कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ ओपनिंग रही होगी, ओपनिंग होगी तभी तो कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जाके पहुंचेगा ना। तो स्टमक के बाद में फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक के अंदर कुछ जूसेस रिलीज होते हैं, जो क्या काम करते हैं कि जो हमारा फूड होता है उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि माउथ पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो आधा काम माउथ में होता है, फिर आधा जाके कहाँ होता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके काम होता है। तो स्टमक के अंदर कुछ जूसेस होते हैं जिसको म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस कहा जाता है। तो ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो स्टमक रिलीज करता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये म्यूकस क्या होता है? पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। सपोज करिए ये आपका एक स्टमक है, तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, यानी कि जो लाइनिंग है, यहाँ पे म्यूकस लगा हुआ होता है। ये म्यूकस क्या काम करता है कि बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से स्टमक के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे, ये कोरोड ना हो, इसमें कोरोजन ना हो, इसकी वजह से म्यूकस जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? ये भी हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है। ये एक तरीके का एसिड है। तो फ्रेंड्स, ये एसिड क्या करता है? जो भी हम खाना खाते हैं, तो उस खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है ये एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इसके अलावा लास्ट चीज आती है, वो है डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे जूसेस होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इनमें ऐसा क्या होता है? एक्चुअली इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। तो उस एंजाइम का नाम क्या है जो इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर होता है? वो है पेप्सिन। तो फ्रेंड्स, पेप्सिन क्या काम करता है? जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाता है, उस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्सिन। तो आपको याद रखना है कि पेप्सिन कहाँ होता है? ये स्टमक के अंदर होता है, और एक तरीके का एंजाइम है, और एक किस पे एक्ट करता है? ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेप्सिन क्या है, म्यूकस का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, राइट। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा। अब जैसे कि माउथ से फूड कहाँ पहुंचा? फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचा, और अब स्टमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता स्टमक के अंदर, यहाँ पे पार्शियली फूड जो है डाइजेस्ट होता है, यानी आधा ही फूड डाइजेस्ट हो पाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाके होगा फिर? वो कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं इसमें कि बॉडी के अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, वो कौन से ऑर्गन में जाके होता है? तो फ्रेंड्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट है। याद रखिए, यहाँ पे अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लॉन्गेस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। स्टमक क्या था? स्टमक था वाइडेस्ट पार्ट, राइट। और डाइजेस्टिव सिस्टम में लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कितना होता है लेंथ में? इसकी लेंथ लगभग 7 मीटर होती है। फूड पाइप की कितनी होती थी? फूड पाइप की 30 सेंटीमीटर होती थी। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, राइट। तो ये कैसी शेप होती है इसकी? इसकी कॉइल्ड शेप होती है। कॉइल्ड मतलब जैसे एक स्प्रिंग की शेप होती है ना, कुछ इस तरीके से ये जो शेप होती है, इस शेप को बोलते हैं कॉइल्ड शेप। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड शेप एक ट्यूब होती है जिसकी लेंथ लगभग 7 मीटर होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट यही होती है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसका नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम।
तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको फिलहाल ये चीज़ याद रख लेनी है कि ये कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर होते हैं और इसी के अंदर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर क्या ऐसा रिलीज होता है, इसमें बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होते हैं। तो ये जो बाइल जूस है और पेनक्रिएटिक जूस है, ये जो हमारा पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है उसके कंप्लीट डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। तो बाइल जूस किस में हेल्प करता है? बाइल जूस सबसे पहले तो लिवर से रिलीज होता है। लिवर क्या है? ये एक ग्लैंड है और फ्रेंड्स इसको अभी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिवर से एक जूस रिलीज होता है जिसको बाइल जूस कहते हैं, और इस बाइल जूस का काम क्या होता है, जो भी हम लोग फैट्स लेते हैं उन फैट्स को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि उन फैट्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और उन सिंपलर सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, राइट। उसके बाद पेनक्रिएटिक जूस जो होता है ये रिलीज होता है पेनक्रियास से। पेनक्रियास भी एक हमारी बॉडी का ग्लैंड है, तो पेनक्रियास से रिलीज होता है पेनक्रिएटिक जूस। और ये पेनक्रिएटिक जूस का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग स्टार्च लेते हैं, यानी हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, और दूसरी चीज जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं उस प्रोटीन को ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से पूछे जाए। तो हमने अभी तक क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है, 7 मीटर इसकी लेंथ होती है, कॉइल्ड ट्यूब जैसी इसकी शेप होती है, 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो फूड होता है वो बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस से मिक्स हो जाता है। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है? लिवर से रिलीज होता है। और ये बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद जो पेनक्रिएटिक जूस होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये पेनक्रियास से रिलीज होता है, और पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है। तो पेनक्रिएटिक जूस का काम क्या होता है? जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट या जो हम स्टार्च लेते हैं उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करना, और जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। ये जो कन्वर्जन हो रहा है एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है, यानी कि प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको सिंपलर पार्ट में सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना ही इन जूसेस का काम होता है। तो फ्रेंड्स जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, यानी कि अब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है इस तरीके से, अब क्या होता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है अब ये कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी के पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये ब्लड वेसल्स में किस तरीके से पहुंचता है? तो फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं विली, राइट। तो विली का काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स विली का काम होता है कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, यानी कि जितना ये इंक्रीज करेंगी एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा होता है एसिमिलेशन भी उतना ही अच्छा होगा, यानी हमारी बॉडी ग्रोथ अच्छी करेगी, डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विली क्या है और इसका फंक्शन बताइए। तो विली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो इसका सरफेस होता है यहाँ पे बहुत सारी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, इसी को विली बोलते हैं, और इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, राइट। इसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमारी बॉडी यूज करती है अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद कुछ पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी कि यहाँ पे वैसे तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया है लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो अनडाइजेस्टेड है अब वो कहाँ एंटर करता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इसका क्या होता है? तो फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन पहले तो हम देखते हैं ये क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये लास्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेंथ इसकी अप्रॉक्स 1.5 मीटर होती है, और इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? वो होता है कैकम, कोलोन और रेक्टम। इनको हम डिटेल में बड़ी क्लासेस में जानेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? इसमें जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उस सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम जो होता है उसको इजेशन कहते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट अब हमारी बॉडी के अंदर बचा, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, उस अनडाइजेस्टेड फूड को अब क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है।
राइट। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको इजेशन कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है इजेशन के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है थोड़ा बाहर की तरफ होता है बॉडी के, तो ये सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो इसमें डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फॉलो किया जा रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये डाइजेशन सेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, राइट। इसके बाद आता है एनएस, और एनएस का काम क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एक्सपेल कर देते हैं सॉलिड फेसेस के रूप में, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इस ऑर्गन के थ्रू, और इस ऑर्गन का नाम क्या है, इसका नाम होता है एनएस। तो फ्रेंड्स ये पूरा एक प्रोसेस था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बीच बीच में से, तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है, राइट। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा होता है लिवर, और तीसरा होता है पेनक्रियाज। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन अभी हम फिर से डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे माउथ में लोकेटेड होते हैं, और ये 3 पेयर्स में होते हैं, राइट। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सलाइवा को रिलीज करना, उसको सीक्रेट करना। और सलाइवा का काम क्या होता था, इसका काम होता था जो भी हम स्टार्च लेते थे, स्टार्च क्या था, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म था, तो जो स्टार्च हम लोग लेते थे उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने का काम होता था इस सलाइवा का। और उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है, उसमें एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, अमाइलेज, राइट। तो ये अमाइलेज एंजाइम ही स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। अब बात करते हैं लिवर की। तो फ्रेंड्स लिवर जो है ये एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। ये कहाँ होता है, ये जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, ये राइट साइड में होता है। जब हमने वीडियो शुरू किया था तो हमने स्टार्टिंग में देखा था इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखेंगे कि लिवर कहाँ पर सिचुएटेड था, राइट। इसके बिल्कुल साथ में ही था गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये एक सैक होती है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है। यानी कि हमने भी देखा था कुछ देर पहले कि लिवर जो है वो एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल जूस, और ये जो बाइल जूस है ये कहाँ जाके स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, राइट। बाइल जूस का काम क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, बाइल जूस का काम होता है जो भी हम फैट लेते हैं उस फैट को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम होता है। और वो सिंपलर सब्सटेंस क्या था, वो था फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरोल, राइट। अभी हमने ये चीज को देखा था बहुत डिटेल में। तो ये काम होता है लिवर का। फिर आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी क्या है, ये भी एक ग्लैंड है, और एक क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है जो स्टमक के जस्ट बिलो यानी उसके नीचे लोकेटेड होता है। इसका काम क्या होता है, ये पेनक्रिएटिक जूसेस रिलीज करता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेनक्रिएटिक जूस क्या काम करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये इसका काम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज को सुनना है, समझना है और इसको याद करना है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको टिप्स पर आ जाएंगी। लेकिन इसको स्किप नहीं करना क्योंकि ये हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बायो का ये बेस होता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला डिसऑर्डर जो होता है वो है डायरिया। डायरिया क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी से फ्रीक्वेंटली यानी लगातार लूज वाटरी स्टूल जो होता है वो बॉडी से निकलता रहता है, यानी बिल्कुल पानी पानी हमारी बॉडी से जाता है, सॉलिड वेस्ट या सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी से नहीं निकलता। और इतना पानी जब बॉडी से निकलता है तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, राइट। तो इस टाइम पर जब पानी की कमी होती है तो ये बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन है, इसमें इंसान की डेथ तक हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इन्फेक्शन कैसे होता है, ये वाटर बॉर्न बैक्टीरिया की वजह से होता है।
यानी अगर आपने गंदा पानी पी लिया है या कोई भी ऐसा पानी या कुछ भी ऐसी चीज़ ले ली है जिसके अंदर बैक्टीरिया था, तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन भी एक कारण है डायरिया का, राइट। अब इसका प्रिकॉशन क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या देखा था, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी कि बॉडी से पानी जो है वो खत्म हो रहा है, पानी कम हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि बॉडी को पानी प्रॉपर मिलना चाहिए, यानी कि जो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है उसको रीहाइड्रेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उस टाइम पर लेते हैं, यानी ORS का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स जो होते हैं वो ORS रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ORS क्या करता है, बॉडी को रिहाइड्रेट करने का काम करता है। तो ORS की फुल फॉर्म क्या है? ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी इसको आपको ओरली लेना पड़ता है। ये कुछ देखा होगा आपने कि पैकेट्स के अंदर आता है जिसमें ऑरेंज का फ्लेवर रहता है, किसी में लेमन फ्लेवर रहता है। तो ये काम क्या करते हैं, लेमन, ऑरेंज वगैरह ये सब चीज़ें, ये हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा डायरिया क्या होता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल जो है उसकी बॉडी से स्टूल बाहर नहीं निकलता, या फिर उसकी बॉडी के अंदर जो स्टूल होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड, ड्राई और स्मॉल इन साइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी से पास नहीं हो पाता, एनस से वो उसका निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें इनडाइजेशन या पेट में दर्द होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो आप फूड लेते हो उस फूड के अंदर प्रॉपर रफेज नहीं है, उसके अंदर लिक्विड नहीं है। और जब तक लिक्विड नहीं होगा तो वो पूरा फूड जो हमारी बॉडी के अंदर होगा वो ड्राई हो जाएगा, और वो ड्राई हो जाएगा तो वो सूख के एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। तो उसी कंडीशन को हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो प्रिकॉशन क्या है इसका? इसका प्रिकॉशन है कि प्रॉपर डाइट ली जाए और जो लिक्विड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, राइट। तो इस तरीके से हम काफ़ी हद तक हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन वर्क करता है। अब हम बात करेंगे रूमिनेंट्स के बारे में, कि जो रूमिनेंट होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, तभी समझ आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, रूमिनेंट वो एनिमल होते हैं जो रीगर्जिटेट करते हैं। यानी रीगर्जिटेट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो भी फूड स्वेलो कर लिया, यानी निगल लिया, उस फूड को वापस से वो माउस तक लेके आते हैं और उसको फिर से च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, और उसको पूरा चबाने के बाद वापस बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट। तो इसमें काव, बफेलो जैसे एनिमल्स को शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जो काव होती है, बफेलो होती है, ये हमेशा अपने मुंह को चलाते रहते हैं। तो ये क्यों चलाते रहते हैं, इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली वो अपने फूड को रिगर्जिटेट कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने जो फूड को स्वेलो कर लिया था उसको ये वापस माउथ में लेके आते हैं और उसको च्यू करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, जितने भी रूमिनेंट होते हैं सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ये वो एनिमल होते हैं जो कम्प्लीटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और डायरेक्टली उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, राइट। इनका जो माउथ होता है वो ब्रॉड होता है, और इनकी टीथ भी, यानी जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, यानी चौड़े होते हैं। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं काउ, बफेलो, गॉड्स, शीप्स, कैमल, जिराफ, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं इनको रूमिनेंट में काउंट किया जाता है। तो रूमिनेंट जब कुछ भी खाना खाते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला स्टेप तो होता है कि जब वो खाने को खाते हैं, यानी फूड को उन्होंने इनटेक किया, तो वो उस फूड को रीगर्जिटेट करते हैं, यानी कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको फिर से अपने माउथ तक लेके आते हैं और उसको च्यू करते हैं। तो ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है इसको कर्ड कहा जाता है, राइट। उसके बाद रूमिनेंट क्या करते हैं, इस कर्ड को वो जिस टाइम पे रेस्ट पर होते हैं ना, यानी बैठे हुए होते हैं, यानी जिस टाइम पे वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो उस टाइम पर उस कर्ड को वापस अपने माउथ में लेके आते हैं और उसको दोबारा से च्यू करते हैं, और पूरी तरीके से च्यू करके फिर बॉडी के अंदर वो लेके जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कर्ड को बाहर लेके आने का और उसको दोबारा से च्यू करने का, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रूमिनेटिंग कहा जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो काव होती हैं, बफेलो होते हैं, जब ये बैठे होते हैं या रेस्ट पर होते हैं तो हमेशा इनका मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो एक्चुअली वो करते क्या है, जो उनकी बॉडी के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कर्ड होता है, उसको वापस माउथ तक लेके आते हैं
और उसको वापस से वो च्यू करते हैं और उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। अब थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि जो रूमिनेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। एक्चुअली उनके स्टमक के अंदर चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड। तो फर्स्ट चैम्बर जो होता है वो होता है रूमन, सेकेंड होता है रेटिकुलम, थर्ड होता है ओमेजम और फोर्थ होता है एबोमेजम। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें क्या हैं, इसमें क्या होता है र्यूमन के अंदर ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है उनके स्टमक का। एक्चुअली जो रूमिनेंट होते हैं उनके स्टमक जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसको र्यूमन कहा जाता है, राइट। ये नॉर्मली क्या काम करता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि जल्दी से वो क्या करते हैं अपने र्यूमन के अंदर अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आता है रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये उनकी बॉडी के अंदर जो फूड पहले जा चुका है उसको वापस माउथ तक लाने का काम करता है। रेटिकुलम जो होता है इसका काम ये है, यानी कि हमने भी देखा था ना कि वो क्या करते हैं, रीगर्जिटेट करते हैं। तो वो क्या होता है, कर्ड को वापस माउथ तक लेके आते हैं। तो कैसे ला पाते हैं, वो लेके आ पाते हैं बिकॉज ऑफ रेटिकुलम। रेटिकुलम नहीं होगा तो वो उस सेमी डाइजेस्टेड फूड को बाहर लेकर नहीं आ पाएंगे, वापस माउथ तक लेकर नहीं आ पाएंगे। तो रेटिकुलम उसको वापस माउथ तक लाने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है ओमेजम। तो ये स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है स्टमक के अंदर, राइट। इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है एक्सेस वाटर जो उस फूड के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करना, राइट। और फिर आता है एबोमिज्म। तो फ्रेंड्स एबोमिज्म क्या होता है, ये एक्चुअली इनका ट्रू स्टमक होता है, यानी कि रियल में स्टमक जो है रूमिनेंट का वो यही होता है एबोमिज्म। यहाँ पे बहुत सारे उनके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं जो कि उनके फूड को प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो फूड होता है वो बिल्कुल जैसे ह्यूमन स्टमक के अंदर हमने देखा था ना कैसे डाइजेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इनका भी डाइजेशन होता है, राइट। तो फ्रेंड्स रूमिनेंट्स जो होते हैं ज्यादातर घास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं, राइट। और क्योंकि ये जो घास और पत्तियां होती हैं यानी ग्रासेस और लीव्स होती हैं ये सेल्यूलस से रिच होती हैं। सेल्यूलस क्या है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और इस सेल्यूलस को सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन डाइजेस्ट सेल्यूलस। रीजन उसके पीछे का क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि क्यों ह्यूमन बींग्स सेल्यूलस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि ह्यूमन बींग्स सेल्यूलस को डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता या उनके स्टमक के अंदर वो प्रोटोजोआ मौजूद नहीं होता जो उस सेल्यूलस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो वो बैक्टीरिया वो प्रोटोजोआ जो होता है वो सिर्फ रूमिनेंट के स्टमक के अंदर होता है, रूमिनेंट की बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए वो सेल्यूलस को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रूमिनेंट्स किस तरीके से डाइजेशन करते हैं। इसका अब हम देखते हैं डायग्राम जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स हमने पहले क्या देखा था कि जो इसका हाफ च्यूड ग्रास होता है, जैसे कि सपोज करिए कोई रूमिनेंट है उसने घास खाया तो वो क्या करता है तुरंत से वो कहाँ स्टोर कर लेता है, उसको अपने र्यूमन में स्टोर कर लेता है। हमने ये देखा था और ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है इसका भी हमने कुछ देर पहले देखा। तो यहाँ पे वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। अब वापस से रेटिकुलम की हेल्प से ये कहाँ जाता है, देखिए ये वाला पार्ट जो है रेटिकुलम है, इसकी हेल्प से वो वापस कहाँ लेके जाते हैं, फूड को अपने माउथ में लेके जाते हैं। हमने देखा था कि रेटिकुलम किस चीज में हेल्प करता है, रेटिकुलम हेल्प करता है रूमिनेंट्स को उनके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वापस माउथ तक लाने में, राइट। इसके बाद वो यहाँ पे उसको रीच्यू करते हैं यानी कि उसको खाते हैं, चबाते हैं अच्छे तरीके से, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद जो रीच्यूड फूड होता है उसको वो फिर से स्वेलो करते हैं और स्वेलो करने के बाद में वो उसको अपने थर्ड चैम्बर में लेके जाते हैं। वो थर्ड चैम्बर क्या था, वो था ओमेजम। तो ओमेजम में क्या होता था, एक्सेस वाटर जो उस फूड के अंदर होता था उसको वो एब्जॉर्ब करता था, राइट। इसके बाद क्या होगा, ये जो फूड है वो उनकी ट्रू स्टमक में जाएगा और वो ट्रू स्टमक कौन सा है, वो है फोर्थ चैम्बर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एबोमेजम। तो एबोमेजम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं और फूड यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके जितना भी फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा उसका, और जो र्यूमिनेंट है उनकी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, राइट।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रूमिनेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर को देखने के बाद में या सुनने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद में, तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। और आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें आपके सजेशंस पसंद आएंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।